वर्चस्व की लड़ाई में जब प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो जाए कि आपको दूसरे व्यक्ति का अस्तित्व ही पसंद नहीं आए, ऐसे में बहता है खून। दिन था 21 मई 2010 का, सुबह 9:30 बजे थे। दार्जिलिंग प्लांटर्स क्लब के पास होने वाली एक सभा की तैयारियों का जायजा ले रहे थे अखिल भारतीय गोरखा लीग के मदन तमांग। मदन तमांग पर 150 से ज़्यादा लोगों ने हमला किया। 3 लोगों ने मदन तमांग पर खुकरी से लगातार वार किए, जिससे उनको जानलेवा चोटें आईं। बाद में इन्हीं चोटों के कारण हो गई मदन तमांग की मृत्यु। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2013 तक के गोरखा लैंड मूवमेंट की, उसके संघर्ष की। आज हम बात करेंगे गोरखा लैंड में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई की, अंतर्कलह की। आज हम बात करेंगे कि कैसे गोरखालैंड की पार्टियों ने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार के सामने किए दयनीय समर्पण। वर्ष 2008 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के चुनाव नियत थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन चुनावों को टाल दिया तथा नए प्रस्तावित 6th शेड्यूल काउंसिल के गठन तक सुभाष घी सिंह को इसका सर्वेसर्वा बना दिया। इसका विरोध होना था और इसका विरोध कर रहे थे कभी सुभाष घी सिंह के सबसे बड़े वफादार बिमल गुरुंग। बिमल गुरुंग का विरोध इतना तीव्र हुआ कि न सिर्फ सुभाष घी सिंह को इस पद से रिजाइन करना पड़ा, बल्कि उन्हें पहाड़ छोड़कर भी जाना पड़ा। कभी सुभाष घी सिंह के सबसे बड़े वफादार साथियों में से एक बिमल गुरुंग ने सुभाष घी सिंह की 20 साल से चल रही डीजीएचसी की सत्ता पर एकाधिकार को चुनौती दी। न ही चुनौती दी बल्कि उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका। विरोध इतना बढ़ा कि पहाड़ के राजा को अपना शेष जीवन ढलान पे जलपाईगुड़ी में गुजारना पड़ा। एक टीवी प्रोग्राम इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट प्रशांत तमांग के समर्थन को लेकर चलाई गई मुहिम में बिमल गुरुंग इतने मशहूर हुए कि उन्हें इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने पहाड़ के राजा को ढलान पे ला दिया। ना सिर्फ इतना ही, बिमल गुरुंग ने अपनी पार्टी बनाई, नाम दिया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। तब जो कभी सुभाष घी सिंह के साथ रहे थे लोग, उन सब ने आज बिमल गुरुंग के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। बिमल गुरुंग सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे थे इस काल में। बिमल गुरुंग की भी मांग वही पुरानी, अलग गोरखा प्रदेश की, और बिमल गुरुंग ने अपने आंदोलन को अहिंसा और असहयोग के सिद्धांत दिए। तो क्या ये अहिंसा और असहयोग के सिद्धांत चले? पहाड़ में वर्चस्व की लड़ाई अभी बाकी थी। बिमल गुरुंग बड़े नेता हो चुके थे, पर वो पहाड़ के सर्वमान्य नेता बनना चाहते थे। उनकी इस महत्वाकांक्षा को चुनौती मिल रही थी मदन तमांग के लोकप्रियता से। मदन तमांग अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता की लोकप्रियता उस समय बिमल गुरुंग से कम नहीं थी। वो गोरखा प्रदेश में एक स्थापित नेता थे। मदन तमांग पर हमला किया जाता है, मदन तमांग की हत्या हो जाती है और इसके आरोप लगते हैं गोरखा जनमुक्ति पार्टी के नेताओं पर, इसके आरोप लगते हैं बिमल गुरुंग पर। इस घटना के विरोध में दार्जिलिंग 3 दिनों तक बंद रहा। बिमल गुरुंग ने अपनी पार्टी के ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, पर उनके पार्टी के ही 5 नेताओं ने घटना के तुरंत बाद रिजाइन कर दिया, जो कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। ये 5 नेता थे त्रिलोक दीवान, अमर सिंह राय, अमर लामा, अनमोल प्रसाद और पाल्डेन लामा। इनने पार्टी छोड़ दी। तब की पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस घटना को बड़ी ही गंभीरता से लिया और उन्होंने गोरखा प्रदेश की पार्टियों के साथ चल रही बातचीत को रोक दिया। यही नहीं, उन्होंने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे सख्त कार्रवाई करने की बात कही। तब के मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि गोरखा प्रदेश की पार्टियों में अंतर्कलह है और वो आपस में ही लड़ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गोरखा प्रदेश की पार्टियों ने वहाँ के जनता का समर्थन खो दिया है। मदन तमांग की हत्या के बाद बिमल गुरुंग और उनकी पार्टी दबाव में थी। उन पर आम गोरखा लोगों के समर्थन और भरोसा को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। इसके लिए उन्होंने गोरखा प्रदेश की मांग को लेकर अलग अलग जगहों पे कई विरोध और प्रदर्शन किए। इसी क्रम में 8 फरवरी 2011 को वो एक पदयात्रा कर रहे थे, जो कि गोरुबथान से शुरू होकर जयगांव तक जाने वाली थी।
इस पदयात्रा ने जब जलपाईगुड़ी की सीमा में प्रवेश किया तो पुलिस के साथ उसकी झड़प हुई। इस झड़प में गोलियां चली और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 3 कार्यकर्ता मारे गए। इसके विरोध में व्यापक तौर पर हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस और गोरखा जनमुक्ति के कार्यकर्ता आमने सामने थे। इनके बीच में हिंसक झड़पें हुई, आगजनी की घटनाएं रिपोर्ट की गई और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने इंडेफिनिट स्ट्राइक का आह्वान किया था, जो कि 9 दिनों तक चला। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की लोकप्रियता चरम पर थी। इस चुनाव में 37 वर्ष से चल रहे वामपंथी शासन को ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका और एक नया अध्याय लिख दिया। परंतु ममता बनर्जी पहाड़ में सेंध नहीं लगा पाई। पहाड़ की 4 सीटों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट या फिर उनके समर्थन से दूसरे कैंडिडेट जीत कर आए। मदन तमांग की हत्या और उसके बाद हुए राजनीतिक उथल पुथल के बाद भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए लोगों का समर्थन बना हुआ था। यह इन चुनाव के नतीजों से स्पष्ट था। ममता बनर्जी को गोरखालैंड के आम जनमानस की भावना का एहसास था और उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए अपने शासन के पहले वर्ष में ही जीटीए की स्थापना कर गोरखा प्रदेश के नेताओं के हाथ में एक राजनीतिक झुंझुना थमा दिया। तो क्या जीटीए बना देने से गोरखा लोगों के पास उनके पहचान का संकट खत्म हो गया? क्या जो लड़ाई इतनी पुरानी है, जो गोरखा लोग वर्षों से अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा और परंपरा को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या जीटीए बन जाने से ये सब खत्म हो गया? या फिर जीटीए बनाकर उन्होंने गोरखा प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में एक ऐसा अड्डा दे दिया जहां वो भ्रष्टाचार कर सकें, अपनी अनियमितताएं कर सकें तथा भाई भतीजावाद कर अपने लोगों को अलग अलग पदों पर स्थापित कर सकें। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद सब लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत हित और स्वार्थ साधने में लग गए। गोरखालैंड की मांग कहीं पीछे छूट गई। ऐसा अक्सर होता है, जब व्यक्तिगत हित और स्वार्थ हावी हो जाते हैं तो असल मुद्दे पीछे छूट ही जाते हैं। वर्ष था 2013 का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने को स्वीकृति प्रदान कर दी। जीटीए के भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे गोरखा प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के पास मुंह छिपाने की जगह नहीं थी और उन्होंने अपनी फेस सेविंग करने के लिए, अपनी इमेज को बस बचाए रखने के लिए, ताकि आम गोरखा प्रदेश के निवासियों को, ऐसे ही भोले भाले गोरखाओं को मूर्ख बनाकर उन पर शासन करते रहें और अपने व्यक्तिगत हितों को साधते रहें, ने एक फेस सेविंग के लिए एजिटेशन शुरू किया। परंतु जब आपके प्रयासों में नैतिक बल नहीं होता है तो वो प्रयास फलित नहीं होते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार सख्त थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले से ही बंद को गैर कानूनी घोषित कर रखा था। इस पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने पैरामिलिट्री की 10 कंपनियां पूरे पहाड़ में तैनात कर दी। इसके बाद बिमल गुरुंग और उनकी पार्टी ने एक बड़ा नया नवेला विरोध प्रदर्शन का तरीका लेकर आए। उन्होंने जनता से जनता बंद की मांग की। ये ऐसा बंद था जिसपे कोई बिना दबाव के लोग खुद ही अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। 13 अगस्त और 14 अगस्त को दार्जिलिंग की गलियां खामोश थी, परंतु इस खामोशी में भी गोरखा प्रदेश की सिसकी साफ सुनी जा सकती थी। इस खामोशी में एक घुटन थी जिसमें 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने गोरखा प्रदेश की मांग को लेकर जो रुदन है वो साफ सुनाई दे रहा था। 16 अगस्त को पहाड़ की सभी छोटी बड़ी पार्टियां इकट्ठा होती हैं, एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाती हैं और उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लेते हैं। तो क्या सब कुछ सामान्य हो गया? 2 दिनों तक आम गोरखा लोगों को आपने घरों में बंद कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मेरी नज़र में वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक का गोरखालैंड मूवमेंट के लिए किया गया संघर्ष में गोरखालैंड आंदोलन के लिए संघर्ष कम था और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा अंतरकलह ज़्यादा थी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जब इतनी बड़ी हो जाती हैं तो असल मुद्दे कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। डीजीएचसी के बाद जीटीए का छल और गोरखा प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों का पश्चिम बंगाल की सरकार के सामने दयनीय समर्पण ने इस पूरे कालखंड में गोरखालैंड मूवमेंट को कमज़ोर ही किया है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।